हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षारकों के विषय में, है ना। वहां पर मैंने प्यूरीन पिरिमिडीन वगैरह आपको बता दिए थे, उनकी संरचनाओं का डिस्कशन आपसे कर लिया था। उसके जस्ट बाद जो अगला टॉपिक रहता है वो आपका डीएनए आरएनए में अंतर है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है, न्यूक्लिक अम्ल के कार्य हैं, है ना। इन सभी बातों का डिस्कशन करना होता है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यहाँ पर तो देखिए लिखा हुआ है डीएनए आरएनए में अंतर, है ना। यानी आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है ना। मैंने बायोलॉजी आपने पढ़ा है तो वहां से भी आपका तैयार होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डीएनए में फर्स्ट नंबर लिखा है, इनका फुल फॉर्म वगैरह तो आपको पता ही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए नंबर फर्स्ट लिखा है इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। देखिए शॉर्टकट करके मैंने पॉइंट लिख दिया है, आप पूरा लिख लीजिएगा कि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, किसमें, डीएनए में। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, यानी डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जस्ट अपोजिट इधर है आरएनए में क्या है, राइबोज शर्करा। तो पूरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, ये लिख लेना है। उसके बाद सेकंड नंबर देखिए लिखा है इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन पाए जाते हैं, यानी इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार हैं डीएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। आप हिंदी में नाम लिख लीजिएगा, मैंने उनके सिंबल लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको लिखना होगा तो हिंदी में नाम लिख दीजिएगा। ए से क्या है एडेनिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन, टी से थाइमिन। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद आरएनए में देखिए इसमें देखिए टी, टी का मतलब क्या है, थाइमिन। तो हिंदी में लिख लीजिएगा इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, यानी आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, उस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। बस यही डीएनए आरएनए में डिफरेंस है दोनों में, मेन पॉइंट का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नंबर थर्ड लिखा है कि इसका अणुभार अधिक होता है। देखिए डीएनए का जो अणुभार है वो अधिक होता है ना। उसका रीजन आप ये भी कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होती है, डबल हेलिकल द्विकुंडलित संरचना होती है, जबकि आरएनए क्या है, एक कुंडलित होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर उसका होता है। ठीक है, तो इसका अणुभार ज्यादा है, इसका अणुभार कम है। ठीक, उसके बाद चार नंबर लिखा यह दो स्टैंड का बना होता है। अभी मैंने बता दिया डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडलित, डबल हेलिक्स होती है डीएनए के अंदर, इसलिए उसका अणुभार भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह एक स्टैंड का बना होता है, यानी आरएनए क्या है, आरएनए आपका एक स्टैंड का, सिंगल स्टैंड का बना होता है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ कि इसमें दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो कहा गया है कि इसमें जो आपका दूसरा का नंबर का कार्बन है ना, यानी डीएनए के अंदर जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ये क्या है, हमको दिखाइए तो हमको समझ में आए। आपने तो बता दिया कि सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो कहाँ नहीं होता ये तो दिखाइए। तो हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए डायग्राम आ गया है ना। ये डीएनए की संरचना है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा है बना करके देखिए। इसमें बीटा कार्बन जो है उसके नंबर पर सेकंड वाला जो आपका लिखा हुआ है, सेकंड वाले में देखिए आपका दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊपर नीचे, देख लीजिए इसको ध्यान से। ऊपर नीचे क्या है भाई, पहले में देखिए ऊपर क्या लगा, ऊपर लगा है OH, फिर H, फिर सेकंड नंबर जब कार्बन पर जाएंगे तो नीचे देखिए लगा हुआ है H और H, ऊपर नीचे दोनों साइड में H और H। तो इसी की बात कर रहा है, ये सेकंड नंबर वाला कार्बन है जहां पे मुड़ा है, ये सेकंड नंबर कार्बन होगा, और ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन। तो इसी कार्बन की बात कर रहा कि इस दूसरे नंबर वाले कार्बन पर आपका क्या है, ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा का फॉर्मूला है। इस संरचना में मैंने जो पॉइंट आपको बताया है वो देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा कि ऑक्सीजन इसमें दूसरे कार्बन पर नहीं पाया जाता है या अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये बात इस डायग्राम से वो क्लियर हो जाएगी, बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक, उसके बाद इधर देखिए दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है। इसमें देख लीजिए दूसरे नंबर कार्बन पर आपका क्या है, आपका OH उपस्थित है। वही OH का मतलब क्या है, H के साथ O लगा हुआ है, तो दूसरे कार्बन पर इसमें देख लीजिए OH उपस्थित है। इसमें आप देख लीजिए ऊपर H लगा, नीचे OH लगा, सेकंड नंबर कार्बन। नंबरिंग भी इसमें आपको दिखाई गई 1 2 3 है ना। 1 वाले पर क्या है, बीटा पोजीशन दिखाई गई, बीटा पोजीशन। तो ये बीटा पोजीशन है, और बीटा के नीचे वाला जस्ट सेकंड नंबर का जो कार्बन है उसमें देखिए ऊपर क्या लगा है, ऊपर आपका H लगा है, नीचे OH लगा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन पर O ऑक्सीजन उपस्थित है, बस यही डिफरेंस था दोनों के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में आपका डिफरेंस हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत उतना कठिन नहीं है। एक बार पढ़ेंगे, आप इसको याद करेंगे, तुरंत याद हो जाएगा आसानी से। एक का जस्ट अपोजिट दूसरे को लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूँ।
तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है ना, डीएनए अंगुली छापन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश का जो टर्म है इसका वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, है ना। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी क्या है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और ये भी कभी कभी आ जाता है ना। तो देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो होता है ना, एक जनरल बात आपको बता देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, है ना, आपको पता है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, सभी व्यक्तियों के अंदर होता है, ठीक है। तो डीएनए क्या है, आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है और सभी व्यक्तियों के अंदर ये डीएनए पाया जाता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो डीएनए का जो पैटर्न होता है, डीएनए का जो अनुक्रम होता है, डीएनए के जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, है ना, उनके जो अरेंजमेंट का क्रम है वो सभी व्यक्तियों में क्या रहता है, अलग अलग, उसको कहते हैं डीएनए पैटर्न, है ना। तो सभी व्यक्तियों के अंदर क्या होता है, डीएनए पैटर्न जो होता है आपका वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे आधार नंबर होता है ना, तो सभी व्यक्तियों का लगभग आधार नंबर होता है ना। तो उसमें क्या है, सभी के आधार नंबर में मान किसी का नंबर जैसे थोड़ा बहुत सेम भी हो जाए, लेकिन हमेशा उसमें एक आठ डिजिट क्या हो रहेगी, हमेशा चेंज रहती है, 1 से 2 डिजिट का फर्क आ जाता है। इसी प्रकार से कोई एक जनरल एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो हर व्यक्ति का हो, लेकिन उस नंबर में क्या होता है, कोई एक अंक का डिफरेंस आ जाता है, बस उसी से क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति अलग हो जाता है एक दूसरे से, है ना। तो इसी प्रकार से एक ऐसा अनुक्रम होता है जो सभी व्यक्ति में क्या होता है, अलग अलग, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग एक डीएनए पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति का डीएनए पैटर्न अलग अलग होता है। अब उसके बाद एक बात और है, जैसे एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं, है ना, जैसे एक ही माता पिता की संतानें जो होती हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें जो डीएनए पैटर्न होता है वो क्या होता है, जैसे माता पिता है तो उनकी संतानों में जो डीएनए पैटर्न होगा और जो माता पिता में होगा उनका पैटर्न क्या होता है, मिल जाता है, मैच करता होता है ना। तो हालांकि एक प्रकार से ये देखा जाए कि पूरी तरीके से नहीं, लेकिन लगभग 99% आपका क्या होता है, सेम हो जाता है, मैच कर जाता है ना। लेकिन 1% डिफरेंट जरूर रहेगा, ये भी ध्यान रखिए, हमेशा 100% सेम नहीं हो सकता है डीएनए पैटर्न, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, 99% तक आपका क्या हो सकता है, सेम, बस उसी को क्या कर लिया जाता है, मिलान कर लिया जाता है, मैच कर लिया जाता है ना। जैसे किसी माता पिता के बच्चे खो गए, है ना, किसी माता पिता के बच्चे खो गए और कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद मिले, है ना, और मान लिया थोड़ा बहुत उनमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है बच्चों में थोड़ा बहुत, है ना। तो मान लिया कोई माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को अपना मानने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात की पुष्टि के लिए क्या किया जाता है, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वहां पर किया जाता है। डीएनए का पैटर्न लेकर के, दोनों का, माता पिता का और बच्चों का डीएनए पैटर्न लेकर के उसको मिलान किया जाता है, और अगर मिलान करने पर डीएनए पैटर्न सेम आ जाता है तो वो क्या है, फिर निर्धारित कर दिया जाता है कि ये क्या है, इन्हीं माता पिता की संतान है। तो इस प्रकार से, है ना, किसी भी माता पिता और उसके बच्चे के बीच जो संबंध है उसको क्लियर करने के लिए, बताने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। कोई अपराधी वगैरह जैसे होता है ना, जैसे किसी ने कुछ अपराध कर दिया हो, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ होता है डीएनए का पैटर्न। तो ये तो जनरलाइज बात थी जो कि मैंने आपको बता दिया, हालांकि बहुत इसमें रॉकेट साइंस आपको नहीं करना है, बहुत स्टडी इसकी नहीं करना आपको, है ना, जितना मैंने बता दिया बस उसमें ध्यान रखना है, बाकी इसको थ्योरी को देख लीजिए। देखिए इसमें क्या बताया गया है, डीएनए अंगुली छापन, है ना, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं डीएनए अंगुली छापन, या पढ़ी लिखी बात इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो कभी कभी इंग्लिश वाला वर्ड ही हिंदी में लिख करके आ जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, देखा कि प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित डीएनए पैटर्न होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर डीएनए होता है और डीएनए का एक अनुक्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है निश्चित सभी व्यक्ति के अंदर, ठीक है। जो अन्य व्यक्ति से भिन्न होता है, इन्हीं डीएनए पैटर्नों या नमूनों को मिलाने की क्रिया डीएनए अंगुली छापन कहलाती है। इसी डीएनए पैटर्न का मिलान करने की जो प्रोसेस है, इसी डीएनए पैटर्न को मिलाने की जो तकनीक है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए अंगुली छापन, ठीक है। जैसे दो व्यक्तियों का डीएनए ले लिया गया, है ना, मान लिया कोई दो लोग हैं, उनका डीएनए पैटर्न ले लिया गया और उसको फिर मशीन के द्वारा मैच कराया जाएगा। अगर मैच कर रहा है तो वो क्या है, फिर एक दूसरे के रिलेशन में है, संबंध में है ना, और अगर मैच नहीं करेगा तो वो उन दोनों के क्या है, रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जनरल वे में क्या करते हैं, हम इसको मैच करने का काम करते हैं, ठीक है। तो डीएनए अंगुली छापन आपकी एक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या है लिखा हुआ है, अनुप्रयोग। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा इसके बारे में नहीं आता है ना, कि डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। तो बस इतना प्रश्न आ सकता है, 2 नंबर में आएगा, 2 से 3 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा,
ठीक है, देखिएगा इसमें लिखा हुआ है अनुप्रयोग। तो पहला क्या बताएगा कि अपराधों को हल करने में, देखिए अपराध को हल करने में माने जिस जगह पर अपराध हुआ है उस जगह से ब्लड मिल जाए, है ना, या बाल मिल जाए, या शरीर का अन्य कोई द्रव मिल जाए, है ना, बहुत चीजों से ये डिफरेंस ले लिया जाता है। इसका मिलान किसी भी चीज से हो सकता है, ब्लड के माध्यम से हो सकता है, पसीने के माध्यम से हो सकता है, आंसू के माध्यम से हो सकता है, लार के माध्यम से हो सकता है, बालों के माध्यम से हो सकता है ना। तो कई प्रकार से ये डीएनए का पैटर्न जो है मिलान कर लिया जाता है। कोई भी पार्ट अगर शरीर का रह जाता है ना, या कोई भी पदार्थ शरीर का रह जाए तो उसके द्वारा इसका मिलान कर लिया जाता है। ठीक है, तो अपराध जिसने किया है उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, अपराधी का दोष सिद्ध करने में। तो अपराधी का दोष सिद्ध करने में, है ना, यानी किसने क्राइम किया है उसका दोष सिद्ध करने में, उसने किया भी है या नहीं इसकी पुष्टि करने में भी क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नंबर 3 है कि प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए व्यक्तियों की पहचान करने में। देखिए प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है ना, इस तरीके की आपदाएं, सुनामी वगैरह है ना, ज्वालामुखी भूकंप ये सब आ जाती हैं जैसे, है ना, तो कई सारे लोग कई इलाकों में क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है ना, माने बाढ़ आ गई तो एक जगह से बह करके व्यक्ति दूसरी जगह पहुंच गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब बाढ़ से उसको प्राप्त किया जाएगा, निकाला जाएगा उस व्यक्ति को, तो फिर उसके डीएनए पैटर्न लिए जाएंगे। ठीक है, और डीएनए पैटर्न लेकर के फिर उससे संबंधित जो भी व्यक्ति होगा उसके डीएनए पैटर्न की मिलान की जाएगी, तो बताया जाएगा कि ये फला जगह के हैं, ये किस जगह के हैं, उससे पता चल जाएगा, है ना। तो ये टेक्निक उपयोग की जाती है वहां पर कि व्यक्ति कौन से मारे गए, किसके परिवार के हैं, किसके खानदान से संबंधित हैं, कहाँ से संबंधित हैं। ठीक है, ये पता चल जाता है वहां से। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा लिखा हुआ है बच्चों का पितृत्व निर्धारित करने में। बच्चों का पितृत्व, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान बच्चे हैं, है ना, माँ बाप से बिछड़ गए, कुछ सालों बाद मिले। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि जो है बच्चे माता पिता को शायद पहचान ले, नहीं पहचान पा रहे हैं जैसे, है ना, जैसे माता पिता है, माता पिता में बच्चों को पहचान है, बच्चे नहीं पहचान रहे उनको, है ना, बच्चे मान उनको नहीं पहचान रहे, माता पिता तो पहचान गए, बच्चे नहीं पहचान रहे, तो फिर क्या किया जाएगा, बच्चों का डीएनए लिया जाएगा, माता पिता का डीएनए लिया जाएगा, और उस डीएनए पैटर्न का क्या है, मिलान किया जाएगा। ठीक है, तो 99% अगर डीएनए पैटर्न मैच कर जाता है तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, इन्हीं माता पिता की संतान है, तो संबंध को वहां पर भी बता दिया जाएगा। तो उनका पितृत्व यानी उनके माता पिता को मिलाने में मदद करेगी ये तकनीक। ठीक है, इसी को कहते हैं पितृत्व। ठीक है, उसके बाद जैव विकास के पुनर्लेखन में, तो जैव विकास, है ना, जैव विकास जो आपका होता है कि प्राणियों का विकास कहाँ से हुआ है, उनका डीएनए पैटर्न लेकर के हम क्या करते हैं वहां पर जैव विकास के संदर्भ में बता सकते हैं किस प्राणी का उद्भव किस प्राणी से हुआ है। मनुष्य का जन्म जैसे बंदर से हुआ, पहले बंदर था। ठीक है, तो डीएनए पैटर्न के आधार पर ये भी आपको बताया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों का पितृत्व दिलाने में, जैव विकास के संदर्भ में। पितृत्व में आप ये भी कह सकते हो कि संपत्ति वगैरह जो होती है ना, जैसे माता पिता की संपत्ति है, बच्चा उनका खो गया, कुछ दिनों के बाद मिला, वो माता पिता नहीं पहचान पाए, तो उनकी संपत्ति का हकदार कौन होगा, तो उससे अगर संपत्ति का वो दावा करता है तो उस तकनीकों में भी क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाएगा। फिर अगर संपत्ति का मामला आ जाता है लफड़े का, तो वहां पर भी क्या किया जाएगा, पैटर्न निकाला जाएगा, मिलान किया जाएगा, अगर मैच करता है तो संपत्ति उसको देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे काम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनए अंगुली छापन उसके अनुप्रयोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक अम्ल के कार्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लिक अम्ल के कार्य। नंबर फर्स्ट है अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है, यानी जो न्यूक्लिक अम्ल है और न्यूक्लिक अम्ल में खासकर कौन, डीएनए। भाई न्यूक्लिक अम्ल में दो आएंगे डीएनए आरएनए, उन्हीं के कार्य समझ लीजिए लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक, ये कौन होता है, ये डीएनए होता है। भाई अनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं, है ना, या ये कह लीजिए कि जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, है ना, ये भी पॉइंट बनाया जा सकता है कि अनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित करने का काम करता है, तो ये भी पॉइंट बना करके देख सकते हैं, तो एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है ना, लक्षणों को क्या करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है ना। ये अनुवांशिक लक्षण जैसे क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि जो है कभी कभी देखते हैं कि बच्चों का जो चेहरा वगैरह है या आंखें वगैरह है माता पिता की जैसी हो जाती हैं, उनका कलर वगैरह थोड़ा बहुत जो है क्या माता पिता के जैसा हो जाता है।
है ना। इस प्रकार से मतलब किसी के माता पिता लंबे होते हैं, है ना, तो बच्चा भी क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। छोटे हैं थोड़ा कद में, तो बच्चा क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो कुछ आनुवंशिक लक्षण क्या करते हैं कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लिखा है डीएनए में द्विगुणन की प्रक्रिया होती है। तो डीएनए के अंदर डबल डबल रेप्लिकेशन, तो डीएनए के अंदर द्विगुणन की प्रक्रिया होती है रेप्लिकेट करने की, है ना। ये रेप्लिकेट के द्वारा क्या करता है, डीएनए अपनी संरचना को बढ़ा लेता है, रेप्लिकेट करता रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिनोटाइप निर्धारित करते हैं। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, ये क्या करता है कि किसी व्यक्ति के फिनोटाइप, ये फिनोटाइप क्या होता है, तो कोई भी प्राणी बाहर से देखने में कैसा लगेगा, है ना, भाई कोई भी व्यक्ति है अपने माता पिता के जैसा लगेगा, इसको निर्धारित करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लिक अम्ल, है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं कि फिनोटाइप को निर्धारित करने का काम करते हैं। बाहरी संरचना, बाहरी आकार, या कोई भी व्यक्ति, है ना, बाहर से देखने में कैसा लगेगा उसको निर्धारित करने का काम कौन करता है, फिनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप निर्धारित करने का काम करता है। ये काम करता कौन है, डीएनए या आरएनए, आपका न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो फिनोटाइप निर्धारित करने का काम ये करेंगे न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए का सबसे बड़ा जो काम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन फॉर्मेशन कहते हैं, है ना। तो आरएनए क्या करता है, आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका सबसे बड़ा काम यही होता है, आरएनए का मेन फंक्शन समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद लिखा है कि अंगुली छापन में डीएनए महत्वपूर्ण है। तो मैंने बता ही दिया, अंगुली छापन में मेनली कौन भूमिका निभाता है, डीएनए। आरएनए का कोई काम नहीं होता, वहां पर मेन आपका जो डीएनए होता है उसी के पैटर्न का मिलान किया जाता है। बाकी सारी बातें आपको बता ही दिया है वहां पर। ठीक है, तो ये हो जाता है न्यूक्लिक अम्ल के कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए अंगुली छापन और न्यूक्लिक अम्ल के कार्य। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने टॉपिक लिया था वो आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, है ना। शेयर जरूर करते रहिए क्योंकि आपको वीडियो प्रोवाइड करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी एफर्ट करना पड़ता है ना। तो चलिए शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।